हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के जो वीडियो है हमारा, उसमें हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। ठीक है, तो आपकी परीक्षाएं जो है बहुत नज़दीक आ रही है। जिनका पुलिस का पेपर है तो बहुत कम दिन रह गए, और जिनका अगले महीने है, ठीक है, किसी का 1 महीने बाद है, किसी का 2 महीने बाद है, तो उसे देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा। तो आज जो है सारे आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आज कवर होंगे इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अनुच्छेदों से भी पहले है उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना आप जानते हो कि शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी ये चलती है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी यानी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो आगे जो अनुच्छेद हमारे आते हैं, सबसे पहले भाग 1 है, और अनुसूची 1 में भी यही है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले देखो, पीडीएफ में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, और ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में भी। इसके अलावा जिसको किसी और को भी चाहिए तो वो मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें सारे आर्टिकल आपको एक साथ मिल जाएंगे। लगभग ये 28 पेज में मैंने इसको पीडीएफ में बना रखा है। तो अनुच्छेद 1 में क्या आता है, देखो, संघ का नाम। अगर पूछेंगे भारत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन, तो है आर्टिकल 1। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, और जो 2 का ए पार्ट आता है वो है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 3, नए राज्य का निर्माण, उसका राज्य क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन। जैसे उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम किया गया 2007 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अब देख लेते हैं भाग 2। तो भाग 1 में आपके लिए इम्पोर्टेंट यही है, अनुच्छेद 1, 2, 3 आपको याद रखना है। ठीक है, भाग 2 में आ जाते हैं, इसमें है नागरिकता। नागरिकता जो है हमारे भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में इसका वर्णन किया गया है। तो 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, फिर है पाकिस्तान से जो भारत प्रव्रजन करने वाले लोग थे उनके नागरिकता के अधिकार। ठीक है, फिर 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी जो पाकिस्तान से भारत आए तो वो 6 में है, और जो पाकिस्तान गए वो 7 में है। फिर है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, रहते तो भारत से बाहर है लेकिन ओरिजिन उनका यहीं पे है, इंडियन ओरिजिन वाले। 9 में है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर ले, है ना, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी भारत की। तो यह किस अनुच्छेद में, तो यह आर्टिकल 9 यानी कि 9 में है ये। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही डिस्कस करेंगे केवल। अब आ जाते हैं भाग 3, जिसे बोलते हैं हम संविधान में मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार। ठीक है, ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सबसे पहले देखो 12, आर्टिकल 12 क्या है, इसमें राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, कई बार क्या है कि लूसेंट जैसे पढ़ते हैं जल्दी में, तो केवल 14 से ही हम उसको रटना शुरू करते हैं, लेकिन 12 में क्या है, राज्य शब्द की परिभाषा आ जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं 14 से क्या है। 14 से आपको मालूम है विधि के सबक समानता 14 में है। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, 15 हो गया। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी जो नौकरियों में अवसर होता है वो सभी को समान रूप से मिलेगा। तो जो आरक्षण होता है वो इसी आर्टिकल का एक क्या है, अपवाद है, याद रखना है। अनुच्छेद 16 का अपवाद क्या है, ठीक है, 16 में जो अपवाद दिया गया है उसका संबंध आरक्षण से। ठीक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति SC, ST या अन्य कैटेगरी में सेलेक्ट होता है कम अंकों में, ठीक है, तो वो अवसर की समानता वहाँ पर नहीं हो रही है, तो लेकिन उसके लिए अलग से प्रावधान दिया गया है। 17 में क्या आता है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत। और
ये जो अनुच्छेद है 17, इसको जब संविधान सभा ने अपनाया तो उसमें महात्मा गांधी की जय के नारे भी लगे थे, क्योंकि गांधी जी ने ही इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया था। और जो हरिजन शब्द है वो भी उनके द्वारा दिया गया। दलितों के उद्धार के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। ठीक है, फिर 18वें आते हैं उपाधियों का अंत। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 19 से लेके 22 तक। ठीक है, आर्टिकल 19 में आता है वाक स्वतंत्रता। ठीक है, तो कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं, पहले 7 थी, अब 6 हैं। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया, आर्टिकल 301 में है वो। ठीक है, 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो आप बड़ा बड़ा थोड़ा देखोगे। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो कि जीने का अधिकार है। इमरजेंसी के समय भी यह अनुच्छेद जो है हटता नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 21A में शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके बाद 2 अनुच्छेद आते हैं शोषण के विरुद्ध, 23 और 24। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 में आता है कारखानों में बालकों का नियोजन। तो देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे बोलते हैं वो है 23 में। ठीक है, और कारखानों में बालकों का नियोजन जो है वो किस में है, वो आ जाता है आपका 24 में। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता, तो यह है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कोई धार्मिक चिन्ह धारण करते हैं, सिख धर्म के लोग पगड़ी धारण करते हैं। ठीक है, मुस्लिम धर्म में बुर्का धारण किया जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, अपने धार्मिक चिन्ह वगैरह धारण करना 25 में है। 26 में धार्मिक कार्य प्रबंधन है। 27 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, कर के समुदाय के बारे में आज़ादी। 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। फिर आता है देखो 29 और 30, ये किससे है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है 29, और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है। यानी कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने संस्था बना सकती है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कहीं पे मोमडन कॉलेज हैं, कहीं पे क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, तो ये सब जो है आर्टिकल 30 के अंतर्गत खुले हुए हैं। सभी जो भी अल्पसंख्यक है उनको अधिकार है। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है 32, जिसे विशेषकर बोला गया है कि संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में क्या है, 5 प्रकार के रिट का उल्लेख किया गया है। तो ठीक है, तो 32 को अलग से भी डिटेल पढ़ सकते हो आप। फिर आ जाते हैं देखो भाग 4 में। ठीक है, इस पूरे वीडियो को देख के क्या है कि आपका एक पूरा रिवीजन हो जाएगा अनुच्छेद का। भाग 4 में आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिन्हें आयरलैंड से लिया गया है। तो कुछ देखो, कोई भी आर्टिकल है उसके बारे में एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इस अनुच्छेद में क्या है, या ये किस अनुच्छेद में है, और कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा भी देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखो 39 का इम्पोर्टेंट होता है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। फिर है 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन। ठीक है, फिर है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 41 में। 22 में है काम की न्याय संगत मानवोचित दशा। ठीक है, 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी। जैसे मनरेगा की व्यवस्था है, तो मनरेगा जो पूछा जाता है वो किस में है, वो इसी में है। ठीक है, 43 में। फिर आगे 44 क्या है, कॉमन सिविल कोड। ठीक है, 45 में अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के लिए उपबंध, इसमें भी दिया गया है। तो देखो, संविधान में जो शिक्षा के अधिकार है वो 3 जगह स्थान मिलता है। एक तो है आपका 21A में, ठीक है, इसके अलावा 45 में,
और लास्ट आता है हमारे मूल कर्तव्य में, जो अंतिम और 11वां कर्तव्य है वो भी है। तो 3 जगह अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट आ गया 46 में आता है SC/ST के शिक्षा और हितों की अभिवृद्धि। 47 में पोषाहार और जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो देखो ये पढ़े हुए तो आपने पहले से ही है, ठीक है, पढ़ा बहुत कुछ होता है, लेकिन एग्जाम में क्या है, कॉमन क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। तो बस इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, टच जैसे दोबारा से उसको रिकॉल करना है ना। तो जितना भी प्रश्न है आपके एग्जाम से पहले, आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि केवल पेपर प्रैक्टिस वगैरह करो और अपना रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन गलत होने से ही मेरिट में क्या है, कोई भी स्टूडेंट डाउन चला जाता है एकदम, ठीक है। और इसको कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस देखो ज़्यादा करेगा तो उसकी गलती कम होगी, सीधा सा संबंध है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि पशुपालन। फिर आ गया 48A, ठीक है, बाद में जोड़ा गया तो पर्यावरण संरक्षण आ गया इसमें, और वन्य जीवों की रक्षा, तो पूछ सकते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। 49 में आता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेंगे कि यदि लाल किले का संरक्षण है, ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में 49 में है। 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 5। अब हम इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों में चलेंगे केवल। देखो इसमें सबसे पहले कार्यपालिका आती है, संघ सबसे बड़ा। अनुच्छेद के हिसाब से देखें तो भाग 5 सबसे बड़ा है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक ये चलेगा, पूरे 100 आर्टिकल इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट जो 5 है। सबसे पहले है राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। तो 52 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति के बारे में। 53 में कार्यपालिका शक्ति है। 54 में है निर्वाचन। 55 में निर्वाचन की रीति, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है, 54 में तो बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और 55 में बताया कैसे होगा, ठीक है। किसी विधायक का मूल्य कितना रहेगा, सांसद का कितना होगा, तो ये सब प्रक्रियाएं 55 में बताई गई है, रीति है उसकी। 56 में है पदावधि, यानी राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि यह है 56 में। 56 पुनर्निर्वाचन पात्रता 57, अर्हताएँ हैं 58, फिर शर्तें दी गई है 59। एक एक वर्ड से भी आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो। शपथ राष्ट्रपति की होती है 60 में, और 61 ये बहुत आता है एग्जाम में, महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है, 61 में ये हो गया। तो लगभग 10 अनुच्छेद इसमें आगे, वैसे 11 हैं लेकिन 10 आप याद रख ले, बहुत है। फिर आ गया उपराष्ट्रपति, उसमें भी यही होगा 63, जैसे 52 में था भारत का राष्ट्रपति, 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। और 64 में लिखा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति कहाँ पे लिखा है, सभापति के बारे में कहाँ पे लिखा है, ठीक है। 66 देख लेते, निर्वाचन है। 67 में है पदावधि, ठीक है। फिर 69 में शपथ होगी उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट देखते हैं 72 में क्या है। 72 भी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। यह दंडादेश को लघुकरण की शक्ति, यानी जिसे हम बोलते हैं दंड क्षमादान, है ना। राष्ट्रपति क्या है, किसी की फांसी को उम्र कैद में बदल सकते हैं, इस प्रकार से दंड के आदेश को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है आर्टिकल 76, यह भारत का महान्यायवादी, याद रखना है आपको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर है संसद, 79 में संसद है। 80 में है राज्यसभा। 81 में है लोकसभा, ठीक है। 83 में है अवधि। तो इसमें आपको सारे देखो अनुच्छेद मिल रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो आ जाएगा। 86 में क्या है, सदन में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण कर सकता है, तो यह है 86। विशेष अभिभाषण 87 में है। अगला जो इम्पोर्टेंट आता है वो है 93, ठीक है। 93 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 93। फिर आ गया 98, संसदीय सचिवालय।
110 अगला देख लेते हैं। 110 में क्या है? धन विधेयक, ठीक है, मनी बिल जिसे बोलते हैं, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 112 में आता है बजट, जिसको संविधान में बोला गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट वैसे क्या है? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है, जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में बजट प्रस्तुत हुआ था। रॉबर्ट वॉलपॉल जो थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। 114 में होता है विनियोग विधेयक, ठीक है, विनियोग विधेयक। फिर आता है न्यायपालिका, ठीक है, अगला टॉपिक आता है न्यायपालिका। तो आर्टिकल 124 सबसे पहले क्या है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है 124 में। फिर न्यायाधीशों का वेतन, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है तो उनको 2,80,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, अन्य को 2.5 लाख। तो 125 में इनका वेतन है। ये सारे अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में 129, ये इम्पोर्टेंट, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी है 129 में, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या है कि वहाँ के फैसलों को किसी दूसरी अदालतों में भी प्रयोग किया जा सकता है, नज़ीर के रूप में, एक उदाहरण देकर। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका अभी देखो 139 रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति 143 में। नेक्स्ट आ जाता है 148, जो थोड़ा महत्वपूर्ण है, 148 ये हो गया भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे बोलते हैं CAG। इसके बाद आती है देखो कार्यपालिका, जो कि राज्य के संबंध में। अब तो सबसे पहले आते हैं राज्यपाल। तो राज्य के राज्यपाल है तो 153 153 में। इनकी शक्ति है 154, जैसे राष्ट्रपति के लिए चल रहा था, कंटिन्यू यहाँ पे भी देखेंगे हम, ठीक है। नियुक्ति होती है 155 में, पदावधि है 156 में। फिर है राज्यपाल की शपथ 159 में, और 161, जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था, अनुच्छेद 72 दंड को क्षमादेश कर सकते हैं, तो ऐसी 161 में राज्यपाल की शक्ति है। फिर आते हैं 165 राज्य के महाधिवक्ता, जिन्हें हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है, फॉर स्टेट्स। अच्छा, अब आ जाते हैं 170, ये विधानसभा की संरचना। फिर 171 विधान परिषद की संरचना, यह आ जाएगा इसमें। 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना, ठीक है। इसके बाद जो आ जाते हैं आपके ठीक है, अब देखो राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा 199 में है, और राज्य का जो बजट आ जाता है 202 में, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर है राज्यों के लिए हाई कोर्ट्स, तो हाई कोर्ट आ जाता है 214, जैसे हमने 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट, तो एक 214 में है हाई कोर्ट। 215 अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, वहाँ पे था 129 में, तो यहाँ पे 215। दोनों चीज़ को कंपेयर भी कर सकते हो। 216 में है हाई कोर्ट का गठन। फिर 17 में है न्यायाधीशों की नियुक्ति। 219 में 219 में है शपथ, ठीक है। फिर 221 में आता है वेतन। 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। अगर हाई कोर्ट के जैसे कई बार क्या है कि बहुत समय से खाली पद होता है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी बना दिया जाता है 223 में। फिर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट, जैसे पूर्वोत्तर में आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गुवाहाटी हाई कोर्ट से 4 स्टेट का संचालन करता है वो। तो 231 में लिखा है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अगला आ गया अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो 233 में है जिला न्यायाधीश की
नियुक्ति 233। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखो इसके बाद जो आर्टिकल आ गया आपका वो है भाग 9 पंचायत के बारे में। तो देखो पंचायत जो है क्योंकि वो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 243 में परिभाषाएं दी गई है पंचायत के बारे में, और उसके बाद से कंटिन्यू आपके 15 आर्टिकल पढ़ते हैं पंचायत के बारे में। तो देखो इसकी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी। 243A, अगर आप हिंदी में थोड़ा ध्यान दोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ये इसे इंग्लिश में याद रखना है। 243A में है ग्राम सभा। ठीक है, यानी ग्राम सभा क्या होती है? जैसे ग्राम सभा के मेंबर सभी मतदाता होते हैं, लेकिन जो ग्राम पंचायत है उसमें क्या है, केवल चुने हुए होते हैं। आपके जो वार्ड मेंबर है और प्रधान है वो ग्राम पंचायत का मेंबर है, लेकिन ग्राम सभा में आप सभी हो जो भी 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। 243B में क्या है, गठन। सी में आता है संरचना। फिर डी में आता है आरक्षण, और ई में आता है पंचायत की अवधि। ठीक है, अब अवधि याद रखने के लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ। पंचायत की अवधि होती है 5 साल की। ठीक है, और ये जो आर्टिकल है ये भी देखो 5वें नंबर पे 243E। तो ई जो है 5वां ही इसमें लेटर आता है, तो ई से याद रखना है क्या है, पंचायत की अवधि 5 साल के लिए। फिर एफ से क्या है, निरअर्हताएं, मतलब क्या करने पे पंचायत सदस्य अयोग्य हो जाएगा। तो इसको भी याद रखने के लिए आप ये बना सकते हो कि फ्रॉड हो गया। ठीक है, कोई प्रतिनिधि के लिए जो कंडीशन है, जैसे कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, है ना, उसके लिए पढ़ाई के लिए रख दिया कि इतना पढ़ा होना चाहिए, तो अगर वो नहीं पूरी करता है तो उसका निरस्त कर दिया जाएगा टिकट। ठीक है, तो एफ से क्या हो गया, वो फर्जी हो गया, फ्रॉड। तो 243F होता है सदस्यों की निरअर्हताएं। ठीक है, जी में क्या हो गया, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना लेना। एच में हो गया करारोपण यानी टैक्स, तो एच से आप हाउस टैक्स याद रख लो कुछ भी। ठीक है, पंचायत जो टैक्स लगा सकती है वो एच में है। फिर आई में आ गया वित्तीय आयोग पंचायत के लिए। ठीक है, राज्य का वित्त आयोग। जे में आ गया लेखा परीक्षण। के में आ गया निर्वाचन। एल में संघ क्षेत्रों में कैसे लागू करेंगे पंचायत को, वो है एल। एम में है कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू न होना, और एन से है निरंतरता। लास्ट है ओ। ओ में क्या है, न्यायालय का हस्तक्षेप। ठीक है, तो ये सब हो गया। इसी प्रकार से देखो नगर पालिका के भी इसी प्रकार से है ना, जो नगर पालिका के आपके दिए हुए हैं तो ये वाला भी सब इसी प्रकार से। सबसे पहले पी में परिभाषा है 243P। फिर क्यू में है गठन। आर में है संरचना। ठीक है, एस में है वार्ड समिति का गठन। कोई सा भी देखो एग्जाम में आ सकता है। 243T स्थान का आरक्षण। अब देखो पंचायत का आरक्षण है डी में, नगर पालिका आरक्षण है टी में, तो आप एक साथ भी दोनों को याद रख सकते हो, डी और टी। ठीक है, DT हो गया। जैसे अवधि नगर पालिका भी 5 साल के लिए होगी तो यहाँ पे यू है, और पंचायत का मैंने क्या बताया था ई, तो ई यू हो गया। तो ऐसे आप किसी भी तरह से ट्रिक बनाओ, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, अनर्हताएं हैं वी में। डब्ल्यू में है शक्तियाँ। एक्स में है करारोपण। वाई में है वित्तायोग। जेड में है लेखा परीक्षण। ठीक है, जेड देखो सबसे लास्ट लेटर आता है, तो याद रख लेना कि लेखा परीक्षण भी सबसे लास्ट होता है। सारा खर्चा होने के बाद अकाउंट चेक होगा, लेखा परीक्षण तो जेड में हो रहा है। फिर जेड ए भी आएगा। ठीक है, जेड बी सी डी ई एफ जी तक है ना, तो ये आप इसके बाद देख लेना। जैसे जिला समिति बोलते थे, जिला योजना समिति, तो Z243 ZD में है ये। इसके बाद जो आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आ जाता है, हाँ, राज्य सूची के विषय में। ठीक है, राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। तो ये कौन सा है, 249। अगर संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है, तो ये 249 में लिखा है। 250 में बताया कि अगर आपात की उद्घोषणा हो रखी है, देश में इमरजेंसी चल रही है, तो तब भी राज्य सूची के विषय में संसद आराम से उसमें कानून बना सकती है। अगला आ गया 280, क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आर्टिकल 280 में। और वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। ठीक है,
15वां वित्त आयोग होगा इस समय। अगला है 324, क्या है इसमें, इलेक्शन यानी निर्वाचन, भाग 15 आर्टिकल 324। नेक्स्ट है अनुच्छेद 330, लोकसभा में SC ST के स्थान का आरक्षण पूछ सकते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक सीट जो है अल्मोड़ा वाली वो SC के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये कहाँ व्यवस्था है, अनुच्छेद 330 में। एंग्लो इंडियन वाला अब खत्म हो गया, 331 में था वो। फिर विधानसभा में SC ST के लिए 332, तो 330 संसद का हो गया, 332 विधानसभा में, ठीक है। तो 331 333 की अब जरूरत नहीं है, एंग्लो इंडियन, ठीक है, आंग्ल भारतीय प्रतिनिधि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका SC कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, और ST कमीशन आता है 338 क यानी A में। तो दोनों आयोग आपके आगे 338। फिर SC भारत में अनुसूचित जातियाँ कौन कौन सी है उसकी डिटेल है, तो 341 में, 342 ST है, और 340 OBC है, पिछड़े वर्ग की दशाओं का अन्वेषण, ठीक है, के लिए आयोग। तो OBC कमीशन हो गया 340, SC है 341, ST है 342 में। फिर आ गया भाग 17। भाग 17 जो संविधान का है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के लिए। सबसे पहले आता था 343। तो इसके अंदर देखो पढ़ोगे तो पूरा क्या है, आपका हिंदी में भी काम आ जाएगा। 343 है संघ की राजभाषा, ठीक है। फिर है 344 में राजभाषा आयोग, 345, ठीक है। इसी तरह आप बाकी देखोगे, जैसे राज्य की राजभाषाएं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बोला गया, तो 345 में है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा तो 348 हो जाता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करना है तो 351 है। तो पूरा 343 से 351 तक आपको पढ़ना है, वो आएगा राजभाषा। आगे देखते क्या है, 352 इसमें रह गया था थोड़ा है। तो 352 आपको पता है क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, जो भारत में 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975 में। 356 है राष्ट्रपति शासन, 360 होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो आपका एक देखो 28 मिनट के अंदर एक क्विक रिवीजन हो चुका है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है हमने टच किए। और उसकी ज़्यादा डिटेल पढ़नी है देखो फिर तो आप किसी भी बुक में पढ़ सकते हो, है ना। परीक्षा वाणी वाली बुक ले सकते हो आप, बहुत सारी किताबें, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक था ये था आपातकाल के संबंध में, है ना। तो 360 जो है वो होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा, तो याद रखना है 360 का उपयोग नहीं किया गया, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपके लिए और भी टॉपिक बनाऊंगा, जैसे इकोनॉमी पे अभी बनाना है एक बहुत अच्छा टॉपिक आपका, जिससे क्वेश्चन बनेगा आपका। धन्यवाद।